नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हंसा दास और रूस के इतिहास के लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 1917 के रूस की क्रांति के कालक्रम के विषय में, जो कि 2 चरणों में संपन्न हुआ, फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति। पिछले वीडियो में हमने रूस की क्रांति के कुछ कारणों की चर्चा की थी और हमने ये देखा था कि रूस में उस समय ज़ार का निरंकुश शासन था। रूस के कुलीन वर्ग और चर्च के पास बड़े बड़े जागीर थे, वहीं दूसरी ओर अधिकतर किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी। मजदूर वर्ग, जिसका जन्म औद्योगिकरण से हुआ था, की स्थिति भी काफ़ी शोचनीय थी। रूस की आम जनता तो ज़ार के शासन के विरुद्ध थी ही, साथ में मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों ने भी किसानों और मजदूरों के क्रांतिकारी आंदोलन को समर्थन देना शुरू कर दिया था। तो 1917 की क्रांति ने रूस की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में आधारभूत बदलाव लेकर आया। 19वीं शताब्दी के अंत तक रूस में समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था और कई समाजवादी वर्गों की स्थापना हो रही थी। पूरे रूसी समाज में ज़ार निकोलस द्वितीय की तानाशाही के प्रति असंतोष था। जैसा हम लोग चर्चा कर चुके हैं, किसान, औद्योगिक मजदूर, मध्यम वर्ग और अप्रवासी रूसी। यहाँ पर 1905 की क्रांति की चर्चा करना भी आवश्यक है। इसे 1917 की क्रांति का ड्रेस रिहर्सल कहा गया है। 1905 में रूस में क्रांति हुई थी, जिसमें निकोलस द्वितीय को ड्यूमा नाम की संसद की स्थापना के लिए अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। साथ ही लोगों के प्रजातांत्रिक अधिकारों को मान्यता देने की बात रखी गई थी। पर 1905 की क्रांति रूस में तानाशाही का अंत नहीं कर पाई और ड्यूमा के अस्तित्व के बावजूद असली सत्ता ज़ार, कुलीन वर्ग और भ्रष्ट नौकरशाही के पास ही थी। 1905 की क्रांति की एक तस्वीर है, किस तरह लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है ज़ार के प्रति। ज़ार को सत्ता पर से गिराने की कोशिश की गई थी, पर ऐसा नहीं हुआ, पर ड्यूमा की स्थापना अवश्य हुई। रूस की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं उसे प्रथम विश्व युद्ध में खींच कर ले गई थीं, पर उस समय की भ्रष्ट रूसी सरकार आर्थिक रूप से युद्ध में शामिल होने के लायक नहीं थी। इस युद्ध ने रूस की दिवालिया स्थिति को प्रकट किया, तानाशाही सरकार के संकट को और बढ़ाया और अंत में इसके अंत का कारण बनी। युद्ध में रूसी सेना को काफ़ी कुछ खोना और भुगतना पड़ा था। युद्ध ने रूसी अर्थव्यवस्था की गिरती हुई स्थिति को और खराब किया और अशांति का प्रचार किया। पूरा देश, मुख्य रूप से राजधानी पेट्रोग्राड, भूखमरी से जूझ रही थी। खाने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही थीं और 1917 के आरंभ से ही कई हड़तालें भी हो रही थीं, जिसका परिणाम था फरवरी में क्रांति। तो फरवरी क्रांति की शुरुआत पेट्रोग्राड में खाने की कमी को लेकर हड़तालों से शुरू हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के एक समूह ने खाने की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में क्रांतिकारी भी शामिल हुए। अगले दिन प्रदर्शनकर्ता सड़कों पर आ गए और कुछ पेट्रोग्राड में भी प्रवेश कर गए। पेट्रोग्राड हड़ताल से बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों ने आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया, पर यह आत्मघाती सिद्ध हुआ और प्रदर्शनकारियों ने अस्त्रों को जब्त कर लिया और पुलिस मुख्यालय को जला दिया। 28 फरवरी तक ज़ार के अधिकारी बंदी बना लिए गए और पुलिस भी अदृश्य हो गई। पेट्रोग्राड की सरकार बिखर रही थी और निकोलस सत्ता को बचाने की असफल कोशिश कर रहा था। उसे आधिकारिक रूप से ड्यूमा को भंग कर दिया और राजधानी में वापस जाने की कोशिश की, पर रास्ते में एक प्रांत में फंस गया। अधिकारियों और ड्यूमा के राजनीतिज्ञों के जोर देने पर निकोलस को सत्ता त्यागना पड़ा। साथ ही ड्यूमा आधिकारिक रूप से भंग हो गई। ये फरवरी की क्रांति की तस्वीर है, जिसमें ज़ार को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। अब पेट्रोग्राड में सत्ता के 2 दावेदार खड़े हो गए थे, जिसको हम लोग डुअल पार कहते हैं। एक था राज्य का ड्यूमा, जिसे ज़ार ने भंग कर दिया था और जिसके पास शासन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
जिसके बावजूद ड्यूमा के अधिकारियों ने प्रोविजनल ड्यूमा कमेटी की स्थापना की, जिसमें रूढ़िवादी, उदारवादी और यहाँ तक कि समाजवादी पार्टियों के सदस्य भी शामिल हुए। ड्यूमा कमेटी ने सत्ता हासिल करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास शुरू कर दिए, पर ड्यूमा के अधिकारी सत्ता के एकमात्र दावेदार नहीं थे। बुद्धिजीवी और व्यापार संघ के नेताओं ने फिर से सोवियत की स्थापना की और मजदूरों और सैनिकों को सदस्य बनाया। इसका परिणाम था पेट्रोग्राड सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सोल्जर्स डेप्यूटीज की स्थापना, जिसमें समाजवादी बुद्धिजीवियों की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्माण किया गया। इस प्रकार वर्ष 1917 में दो शक्तियां उभर कर आईं। पहला, अस्थायी सरकार या प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसमें ड्यूमा कमेटी के सदस्य थे, और दूसरा, मजदूरों, किसानों और सैनिकों का प्रतिनिधित्व करता हुआ सोवियत। अस्थायी सरकार ने चुनाव कराने का वादा किया था, पर शुरू से ही स्थिति अनिश्चित थी और इसके सदस्य प्रगतिशील वर्गों और जन समुदायों के लोग थे, जिनमें से मुख्य थे पीएन मिलिक्योव विदेश मंत्री और एआई गुरचॉव युद्ध मंत्री। 8 मार्च को अस्थायी सरकार ने अपने प्रोग्राम की घोषणा की, जिसके प्रजातांत्रिक उद्देश्य थे। इसकी सोच थी उदारवादी सिद्धांतों के आधार पर एक क्रांतिकारी बदलाव लाना और लोगों और अल्पसंख्यकों को नागरिक अधिकार प्राप्त करवाना। पर फरवरी क्रांति से सिर्फ अस्थायी सरकार का जन्म नहीं हुआ था, बल्कि प्रजातांत्रिक सदस्यों के सोवियत का भी निर्माण हुआ था और पेट्रोग्राड सोवियत ने धीरे धीरे अस्थायी सरकार की सत्ता पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। मजदूरों और सैनिकों ने शहरों में सोवियत का निर्माण किया और किसान गांव में किसान संघ और किसान सोवियत निर्मित कर रहे थे। इस बीच अस्थायी सरकार शासन के साथ सुधार कर रही थी। उसने पोलैंड को स्वतंत्रता दिया, फिनलैंड को स्वायत्तता दिया, राजनीतिक कैदियों को आज़ाद किया और न्यायिक सुधार भी किए। पर क्रांति अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ ही हफ्तों में यह साफ हो गया था कि अब अस्थायी सरकार को बड़े मुद्दों जैसे खाने की कमी, उत्पादन की कमी, भूमि सुधार इत्यादि पर ध्यान देना होगा। अंततः अस्थायी सरकार को अपना उदारवादी प्रोग्राम त्याग कर समाजवादी सिद्धांतों को अपनाने के विषय में सोचना पड़ा। पर युद्ध के मुद्दे ने इस दोहरी शक्ति पर प्रश्न खड़ा कर दिया। 14 मार्च को पेट्रोग्राड सोवियत ने अपील टू ऑल द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक दस्तावेज जारी किया, जिसने युद्ध का विरोध किया। पर 28 मार्च को अस्थायी सरकार ने डेक्लेरेशन ऑन वॉर एम्स जारी किया। इसने युद्ध के उद्देश्य को बनाए रखा और इसकी वजह से पेट्रोग्राड में एक नया राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया और 23-24 अप्रैल को लोगों ने अस्थायी सरकार की विदेश नीति के खिलाफ आवाज उठाई। मजदूरों और सैनिकों ने भी विरोध किया और अस्थायी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अस्थायी सरकार ने स्थिति को संभालने के लिए बल प्रयोग किया। 2 मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया। सोवियत नेताओं ने सहमति दी। ये पेट्रोग्राड के 1917 की तस्वीर है, जिससे आपको पता चलेगा कि पेट्रोग्राड के किन किन इलाकों में अशांति पैदा हुई थी। इस समय जब फरवरी की क्रांति हुई थी, तो क्रांतिकारियों ने बुर्जुआ अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी, पर लेनिन के आने के बाद इस अस्थायी सरकार का विरोध किया गया और एक क्रांतिकारी सोवियत सरकार की स्थापना की गई। 3 अप्रैल 1917 को लेनिन रूस लौटकर आए और अप्रैल थीसिस जारी किया। जब फरवरी की क्रांति हुई थी तो लेनिन उस समय रूस में नहीं थे, पर अप्रैल में वो लौट कर आए हैं रूस और उन्होंने अप्रैल थीसिस को जारी किया है, जिसमें उन्होंने लोगों को शांति, भोजन, ज़मीन और मज़दूरों को उनके अधिकार दिलवाने का वादा किया और साथ ही युद्ध से वापसी का भी दिलासा दिया। उसने दोहरी शक्ति का अंत और सोवियत्स को सत्ता के लिए प्रयास शुरू कर दिए।
जिस गठबंधन सरकार की स्थापना हुई थी उसने उदारवाद और समाजवाद के द्वंद्व को प्रकट किया और इस गठबंधन में काफ़ी मुद्दों पर असहमति थी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जुलाई डेज की। जुलाई के महीनों में रूस में क्या हुआ था। तो सैनिक और मजदूर डाउन विद द कैपिटलिस्ट मिनिस्टर्स, पीस और डाउन विद द बुर्जुआजी के नारे दे रहे थे। इसका परिणाम जुलाई में स्पष्ट नजर आया जब उन्होंने क्रांति का रुख किया। सरकार ने बोल्शेविक्स पर दोषारोपण किया, कई नेताओं को गिरफ्तार किया और लेनिन पर भी आरोप लगाए। अस्थायी सरकार अब पूरी तरह से केरेंस्की के हाथों में थी। जमीन पर कब्जा किया जा रहा था, हड़तालें हो रही थीं और मजदूर और किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। और उसी समय अक्टूबर में फिर से एक क्रांति हुई है। केरेंस्की की सत्ता समाप्त हो चुकी थी और सितंबर तक हड़तालों ने नया रूप ले लिया था। तो अक्टूबर की क्रांति में अलेक्जेंडर केरेंस्की की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल गवर्नमेंट गिर गई थी और लेनिन ने सोवियत्स के हाथों में सत्ता सौंपने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। मजदूरों का सरकार और उसके वादों में विश्वास समाप्त हो गया था अलेक्जेंडर केरेंस्की की प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा और उत्पादन ठप हो गया था। प्रोविजनल गवर्नमेंट के नेतृत्व में बेरोजगारी थी, हड़ताल और हिंसा भड़क उठी थी। इन सब से कानून व्यवस्था खत्म हो गई। इस बीच लेनिन ने ऑल पार्ट टू द सोवियत्स का नारा दिया। ये एक तस्वीर है जिसमें आप देख रहे हैं टाइम फॉर रेवोल्यूशन है, ऑल पार्ट टू द सोवियत्स। और अंततः 24 अक्टूबर को केरेंस्की की सत्ता का अंत हुआ और बोल्शेविक्स ने पेट्रोग्राड में सत्ता ग्रहण किया। बोल्शेविक्स ने सोवियत कांग्रेस को बता दिया कि उन्होंने सोवियत्स के नाम पर सत्ता अपने हाथों में ले ली है। केरेंस्की पेट्रोग्राड छोड़कर भाग गया और बोल्शेविक्स ने सत्ता ग्रहण किया और अंततः रूस में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो रूस की क्रांति 2 चरणों में संपन्न हुई है। फरवरी क्रांति में जार निकोलस द्वितीय को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी और अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई। लेनिन के आने के बाद अक्टूबर में बोल्शेविक क्रांति होती है जिसमें अलेक्जेंडर केरेंस्की की प्रोविजनल गवर्नमेंट गिर जाती है और सत्ता मजदूरों के हाथों में आ जाती है और रूस में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। तो इस तरह से रूस की क्रांति संपन्न हुई। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।